आज हम बात करेंगे हैलोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में। हाँ देखो, हैलोजन कितने प्रकार के होते हैं आपके। बेसिकली जो हैलोजन है वर्ग 17 के तत्व होते हैं, 5 होते कुल वर्ग 17 के तत्व, लेकिन जो हैलोजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। एक होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या आपके हैलोजन है। इन हैलोजन के हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, ऑक्सो अम्ल के बारे में अध्ययन करना है आपके। हाँ तो देखो, इन सभी अम्लों के यदि हम ऑक्सो अम्ल की बात करें तो वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। हम इस प्रकार से खींच लेते हैं आपकी, यहाँ होंगे फ्लोरीन के, यहाँ होंगे आपके क्लोरीन के, यहाँ पर होंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पर आपके आयोडीन। इनकी क्या देखेंगे हम, ऑक्सो अम्ल देखेंगे। हाँ तो देखो, जो आपका फ्लोरीन होता है उसका केवल एक ही ऑक्सो अम्ल पाया जाता है, वो क्या है आपका HOF। केवल यही ऑक्सो अम्ल पाया जाता है फ्लोरीन का, बाकी इसके अलावा कोई भी ऑक्सो अम्ल नहीं पाया जाता। हाँ यदि मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन में होता है HOCl। क्या होता है आपका, HOCl होता है। इसकी बात करें तो क्या होगा, HOBr। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका HOI। इस प्रकार के जो होते हैं, जो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, किस फॉर्मूले का, HOX, है ना, इस प्रकार के कहलाते हैं आपके हाइपोहेलस अम्ल। क्या कहलाते हैं आपके, हाइपोहेलस अम्ल, है ना। मतलब कि देखो ना, HOX, बस X की जगह फ्लोरीन आ रहा है, फिर X की जगह क्लोरीन आ रहा है, फिर X की जगह ब्रोमीन आ रहा है और फिर X की जगह आयोडीन आ रहा है। तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं आपके, हाइपोहेलस अम्ल कहलाते हैं। हाँ तो यदि मैं इसे नाम देना चाहूँ तो इसे नाम क्या दूंगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल। हाँ इसे क्या नाम दूंगा, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसे क्या नाम दूंगा, हाइपोब्रोमस अम्ल। और इसे क्या नाम दूंगा, हाइपोआयोडस अम्ल। ये नाम दिया जाता है। हाँ जितने भी इस सूत्र का पालन करते हैं, HOX सूत्र का पालन जो भी करते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, हाइपोहेलस अम्ल नाम से पुकारा जाता है। हाँ अब दूसरी कैटेगरी आती है आपकी, HOF के अलावा और कोई ऑक्सो अम्ल नहीं बनता। यहाँ पर और एक बनता है आपका HClO2। क्या बोलते हैं इसे, HClO2। हाँ फिर बनता है यहाँ पर HBrO2। क्या बनता है यहाँ पर, HBrO2। और यहाँ पर क्या बनेगा, HiO2। क्या बनेगा, HiO2 बनेगा। इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उन्हें कहते हैं आपके हैलस अम्ल। हाँ जो किस सूत्र का पालन करते हैं आपके, HXO2। जो भी HXO2 सूत्र का पालन करता है उन्हें क्या कहा जाता है, हैलस अम्ल कहा जाता है। ये लोग उसी सूत्र का पालन कर रहे हैं। आपका फ्लोरीन ये इस प्रकार का आपका ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है, बाकी जितने भी है इस प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। हाँ देखो, X के स्थान पे क्लोरीन आ गया तो इसे क्या नाम दे देंगे आपका, क्लोरस अम्ल नाम दे देंगे। X की जगह पे ब्रोमीन आ गया, इसे क्या नाम देंगे, ब्रोमस अम्ल नाम दे देंगे। और X के स्थान पे क्या आ गया आपका, I आ गया, इसे क्या नाम दे देंगे, आयोडस अम्ल नाम दे देंगे। बात समझ में आई। अब तीसरा आपका प्रकार होता है, यहाँ पर बनता है HClO3। क्या बनता है यहाँ पर, HClO3 बनता है। हाँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HBrO3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, HiO3। क्या बन जाएगा यहाँ पर, HiO3 बन जाएगा। इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं, अभी भी फ्लोरीन इस और इस प्रकार का ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है। हाँ तो इस प्रकार के जो होते हैं, जो कि इस सूत्र की पालना करते हैं, HXO3, वो किस सूत्र की पालना करते हैं, मतलब कि वो उनका नाम क्या होता है, हेलिक अम्ल होता है। क्या होता है, हेलिक अम्ल। हाँ जो HXO3 इस सूत्र का पालन करते हैं उन्हें हेलिक अम्ल के नाम से पुकारा जाता है। देख लो यहाँ पर X के स्थान पे क्या आपका क्लोरीन आ गया। हाँ तो इसे क्या नाम देंगे, क्लोरिक अम्ल। यहाँ पर X के स्थान पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, इसे क्या नाम दे देंगे, ब्रोमिक अम्ल। और यहाँ पर X के स्थान पे क्या आ गया आपका, I आ गया, तो इसे क्या नाम देंगे, आयोडिक अम्ल नाम देंगे। बात समझ में आई। अब यदि आपका इस प्रकार से HClO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HBrO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HiO4 हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी इस प्रकार का नहीं बनता फ्लोरीन और केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है, HOF। बाकी ये सभी क्या करते हैं, इस प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। तो इस प्रकार जो इस सूत्र का पालना करते हैं, HXO4, उन्हें क्या कहते हैं, परहेलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, परहेलिक अम्ल कहते हैं।
तो यहाँ पर X के स्थान पे क्या है आपका Cl है, तो इसे क्या नाम दे देंगे पर क्लोरिक अम्ल। यहाँ पर देखो X के स्थान पे क्या है ब्रोमीन है, इसे क्या नाम देंगे पर ब्रोमिक अम्ल। यहाँ पर X के स्थान पे क्या है आपका I है, इसे क्या नाम दे देंगे पर आयोडिक अम्ल नाम देंगे। देखना यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो केवल एक ही प्रकार का ऑक्सीजन बनाता है HF। क्लोरीन जो है वो सभी प्रकार के ऑक्सीजन बनाता है जितने प्रकार की संभावित है। जो आपका ब्रोमीन है वो ना इस प्रकार का ऑक्सीजन नहीं बनाता, और आयोडीन भी इस प्रकार का ऑक्सीजन नहीं बनाता है। हाँ, ये क्या होता है आपका, इसे नाम क्या देते हैं आपका हाइपोहेलस अम्ल, इसे नाम देता है हाइपोहेलस अम्ल। तो हाइपोहेलस अम्ल नाम के सभी बनाते हैं हेलोजन, जितने भी हेलोजन है वो सभी हाइपोहेलस नाम के ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन जो आपका हेलस अम्ल होता है, हेलस अम्ल केवल कौन बनाता है आपका क्लोरीन बनाता है। बाकी उसके बाद यदि हम हेलिक अम्ल देखें या पर हेलिक देखें तो आपका फ्लोरीन हेलिक भी नहीं बनाता, पर हेलिक भी नहीं बनाता, और आपका हेलस भी नहीं बनाता। जबकि क्लोरीन सभी प्रकार के बनाता है, और ये भी केवल किसे छोड़ के आपके हेलस अम्ल को छोड़ के नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन हेलस अम्ल नहीं बनाते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो ये सभी क्या होते हैं आपके हेलोजन के ऑक्सो अम्ल होते हैं। हाँ, इसे क्या नाम देंगे आपकी ये जो पहली कैटेगरी है इसे क्या नाम देंगे पर हेलस अम्ल। इसे क्या नाम देंगे हेलस अम्ल। मतलब कि इस कैटेगरी में जो भी इंसान आएगा, मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो हेलस अम्ल के अंतर्गत आएगा। इसे क्या नाम देंगे आपका हेलिक अम्ल, और इसे नाम क्या देंगे आपका पर हेलिक अम्ल नाम देंगे। तो पर हेलिक अम्ल जहां तक फ्लोरीन को छोड़ के सभी बनाते हैं, आपका हेलिक अम्ल फ्लोरीन को छोड़ के सभी बनाते हैं, लेकिन हेलस अम्ल केवल क्लोरीन बनाता है, बाकी ब्रोमीन बनाता है, आयोडीन भी नहीं बनाता, फ्लोरीन भी नहीं बनाता। और पर हेलस अम्ल कौन कौन बनाता है आपका सभी बनाते हैं। बात समझ में? फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले हम हाइपोहेलस अम्ल। देखो हाइपोहेलस अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है आपका HOX। X के स्थान पे फ्लोरीन आ जाए, X के स्थान पे क्लोरीन आ जाए, X के स्थान पे ब्रोमीन आ जाए, X के स्थान पे आयोडीन आ जाए। हाँ, बस हमें हेलस की जगह यदि यहाँ पर X के स्थान पे फ्लोरीन है तो फ्लोरस, यदि क्लोरीन है तो क्लोरस, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमस, और यदि आपका आयोडीन है तो आयोडस। इतनी बात आई समझ में? अब सबसे पहले देखेंगे हम इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो निर्माण करने की जो सब अच्छी विधि है वो है आप Cl2O नहीं X2O की अभिक्रिया करा दो H2O के साथ, आपको क्या मिल जाएगा HOX मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा HOX। हाँ, आपको क्या करना है X2O लेना है और अभिक्रिया करानी है H2O से, तो आपका क्या बन जाएगा HOX बन जाएगा आपका। हाँ, अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, यदि हम बात करें फ्लोरीन की यदि मैं बात करूं, मुझे किसका निर्माण करना है HOF का निर्माण करना है। HOF का निर्माण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा F2O लेना पड़ेगा, और इसकी अभिक्रिया करनी पड़ेगी जल के साथ। इसकी अभिक्रिया किस साथ करनी पड़ेगी जल के साथ करनी पड़ेगी, तो मुझे HOF मिल जाएगा। यदि मैं बात करूं किसकी क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे X के स्थान पे क्या ले लेना है Cl, बाकी Cl2O की अभिक्रिया H2O के साथ करा लो, आपको क्या मिल जाएगा HOCl मिल जाएगा। हाँ, बस इस सूत्र की पालना करो, जहां जहां आपका X है वहां बस हेलोजन को लिखते जाओ। यदि मुझे ब्रोमीन का ऑक्सो अम्ल बनाना है, कौन सा हाइपोहेलस वाला, तो मुझे X के स्थान पे Br लेना पड़ेगा, वही Br2O की अभिक्रिया करा दो जल से, क्या बन जाएगा आपका HOBr बन जाएगा। उसी प्रकार से चौथा क्या हो जाएगा आयोडीन के लिए देखेंगे तो I2O ले लो, इसकी अभिक्रिया करा दो जल से, आपको क्या मिल जाएगा HOI मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप निर्माण कर सकते हैं हाइपोहेलस अम्ल का। बस X2O की अभिक्रिया करना है H2O से, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा HOX प्राप्त हो जाएगा। यदि फ्लोरीन का बनाना है तो X के स्थान पे फ्लोरीन डाल दो, क्लोरीन का बनाना है तो इसे X के स्थान पे क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन का बनाना है तो इसे X के स्थान पे ब्रोमीन डाल दो, और I का बनाना है तो X के स्थान पे आयोडीन डाल दो। देखो अब हम निकालेंगे जो आपका हाइपोहेलस अम्ल होता है उसमें X की ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है वो निकालेंगे। देखो आपका बेसिकली हाइपोहेलस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HOX ये होता है। अब यहाँ पर हमें X की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी, तो बहुत सिंपल है, X को की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लो X मान लो। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, हाइड्रोजन कितनी होती है +1, बराबर कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, 0 के बराबर कर दो। अब +1 -2 -1 प्लस x बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई
+1 आ गई। मतलब HOX में जो आपका हैलोजन परमाणु होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +1 होगी। हाँ, और यही कारण है आपका कि जो आपका HOF है, जो आपका HOF है वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहता है। हाँ, अब देखो क्यों। जितने भी आपके हाइपोहैलस अम्ल है, यदि मैं बात करूं, पहला तो क्या हो जाएगा? हाइपोफ्लोरस अम्ल। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस अम्ल। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? हाइपोब्रोमस अम्ल। चौथा क्या हो जाएगा? हाइपोआयोडोस अम्ल। ये है आपके सभी। अब यहाँ पर क्या निकल रही है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था? +1 निकल रही है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब हैलोजन पर आपका कितना आवेश है? +1 का आवेश है। और बताओ, क्या कभी फ्लोरीन जो कि इतना प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसके ऊपर +1 रह सकता है? नहीं। हाँ, इनके ऊपर रह सकता है, चलते उतने विद्युत ऋण नहीं है, लेकिन ये बहुत अधिक क्या है? विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन। और इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? +1 लगा रहे हो। तो ये क्या है? गलत है एक प्रकार से, है ना। इसलिए जो ये वाला यौगिक मिलता है ना, वो बहुत ही कम स्थायी होता है। हैलोजन का कौन सा ऑक्सो अम्ल बहुत कम स्थायी होता है? तो आंसर क्या होगा इसका? HOF। और कम क्यों रहता है? क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आ रहा है? +1 आ रहा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन से है? फॉन्सल ब्रीसी। सबसे पहला नंबर किसका लगता है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन पे हो सकता है प्लस यदि वो फ्लोरीन के सामने आ जाए, लेकिन फ्लोरीन पे कभी भी प्लस हो ही नहीं सकता, जबकि इस यौगिक में फ्लोरीन पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। इसलिए ये वाला जो अम्ल है, ऑक्सो अम्ल, ये आपका सबसे कम स्थायी होता है। हाँ, क्योंकि आपकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके बारे में बात ये है कि ये जो है आपका सबसे दुर्बल अम्ल है। आप जितने भी हैलोजन पढ़ोगे ना, उन सभी अम्लों में, जितने भी हैलोजन के ऑक्सो अम्ल आप पढ़ोगे, उन सभी अम्लों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है आपका? हाइपोहैलस अम्ल है। मतलब हाइपोहैलस अम्ल के प्रकार के जितने भी हैलोजन के ऑक्सो अम्ल है, वे सभी क्या है? दुर्बल अम्ल है। बहुत क्या है? वो दुर्बल अम्ल है। अब चौथी बात आती है आपकी इनकी संरचना की। किसकी बात आती है? संरचना की। आपके HOX प्रकार के जितने भी होते हैं ऑक्सो अम्ल, वो संरचना किस प्रकार से रखते हैं? तो देखो, यदि मैं बात करूं इनकी जो संरचना होती है, देखो मेन इसमें डोमिनेट कौन करता है? आपका ऑक्सीजन। आपका तो है H भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपका हैलोजन भी है। लेकिन यहाँ पर हमें जो संरचना है वो ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए बनाना है। हाँ, देखो ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 2 बंध बना सकता है, केवल 2 बंध। तो वो इस प्रकार से बना लेगा पहला बंध, और इस प्रकार से बना लेगा आपका दूसरा बंध। ये क्या हो गया आपका? सॉरी, H नहीं आएगा, यहाँ पर X आएगा। ये किसकी संरचना हो गई? आपके HOX की संरचना हो गई। अब इसके पास क्या पड़े रह जाएंगे? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े रह जाएंगे। क्या पड़े जाएंगे? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है? 2s2 2p4। हाँ, दिखाना चाहे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने? 4। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग ले लिए। हाँ, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 2 बंध बन सकते, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बचे के बचे रह गए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। हाँ, तो इस प्रकार की आपकी संरचना किसकी होती है? आपकी हाइपोहैलस अम्ल की होती है। अब यदि यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ा? संकरण निकालना पड़ा। क्या निकालना पड़ा? संकरण। तो संकरण के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले आपको पता होना कि लोन पेयर कितने हैं प्लस सिग्मा बंध कितने हैं। लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। तो यहां पर देखो लोन पेयर कितने आपके? पहला दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस सिग्मा बंध कितने हैं? 2। ये पहला सिग्मा और ये आपका दूसरा सिग्मा। हाँ, तो 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 को बांटना चाहो तो संकरण क्या निकल जाएगा? sp3। तो आपके हाइपोहैलस अम्ल में जो संकरण होता है sp3 होता है। संरचना देखो, संरचना किसकी जैसे दिख रही है आपको? कोण की तरह दिख रही है, दिख रही है। इसलिए जो हाइपोहैलस अम्ल होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो कैसी संरचना होती है? कोणीय संरचना होती है। और संकरण क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण तो ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो आपकी संरचना है वो क्या हो गई? आपकी कोणीय संरचना हो गई। देखो दूसरा आपका हैलस अम्ल। इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? निर्माण। अब निर्माण किस प्रकार से कर सकते हो? देखो हैलस अम्ल क्या होता है आपका? HXO2। इस प्रकार के जो भी ऑक्सो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हैलस अम्ल कहलाते हैं। हाँ, देखो इनका निर्माण करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? X2O3 लेना पड़ेगा। इसके विक्रय करा दो जल से, आपको मिल जाएगा HXO2।
क्या बन जाएगा, HXO2 मिल जाएगा। जैसे पिछले वाले जब हम क्या बना रहे थे, HOX बना रहे थे, तो हमने क्या लिए थे, X2O लिए थे, X2O लिए थे। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, हैलस अम्ल HXO2 बनाना है। तो आपको रखना तो X2 है, लेकिन O1 था वहां, यहाँ पर क्या कर देना है, 1 से बढ़ाकर 3 कर देना है। तो X2O2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HXO2 बनाता है। अब यदि मैं बात करूं आपके फ्लोरीन के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2O3। सबसे पहले बात, फ्लोरीन बनाते नहीं तो उसका पढ़ने से मतलब नहीं है। दूसरा, यदि मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन बनाता है हैलस अम्ल। हाँ, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, X के स्थान पे Cl2, ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाएगा, O3 प्लस H2O, क्या बन जाएगा आपका H। X के स्थान पे माने हमने Cl और आपका O2 जैसा का वैसा, क्या बन गया, HClO2। क्या ब्रोमीन बनाता है, ये नहीं बनाता, आयोडीन भी नहीं बनाता। हाँ, तो केवल और केवल हैलस अम्ल कौन बनाता है, आपका क्लोरीन ही बनाता है। और बनाते किस प्रकार से, X2O3 की अभिक्रिया H2 से करा दो, आपको HX2 प्राप्त हो जाएगा। देखो दूसरा देखेंगे हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब आपके जो हैलस अम्ल है, हालांकि क्लोरीन बनाता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है उसमें, वो देखेंगे। देखो यदि मैं बात करूं, हैलस अम्ल केवल केवल कौन बनाता है, आपका क्लोरीन बनाता है। सीधे सीधे क्लोरीन को ले लेते, क्या है आपका HClO2, ये है आपका। अब यहां पर हमें किसकी निकालना है, क्लोरीन की निकालना है। तो क्लोरीन की क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1। ऑक्सीजन की कितनी रहती है, -2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो -2 में कितने का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश आपका उपस्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, +1 + X, -2 × 2 -4 = क्या हो जाएगा, 0। अब +1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। तो X + -3 = 0। तो ऐसे X की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +3 आ गई। मतलब कि जो आपका HClO2 रहेगा उसमें X की, मतलब जो Cl रहेगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +3 आएगी। देखो इसके बारे में याद रखना, ये जो है ना हैलस अम्ल, वो प्रबल अम्ल है किसकी तुलना में, हाइपोहेलस की तुलना में। हाइपोहेलस बहुत ही दुर्बल अम्ल है, और उसकी तुलना में जो प्रबल अम्ल है वो क्या है, आपका हैलस अम्ल है। तो हैलस अम्ल हाइपोहेलस अम्ल की तुलना में क्या है, प्रबल अम्ल होता है। हाँ, अब इसकी हम बात करेंगे संरचना की, किसकी संरचना होती क्या है। देखो आपका एक ही प्रकार का जो है आपका ऑक्सोअम्ल है, वो भी क्लोरीन का है। हाँ, तो सीधे से हम क्लोरीन की संरचना पर जाते हैं। हाँ, देखो इसकी संरचना कैसी रहती है आपकी, ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 2 बंध बना सकता है। हाँ, तो ऑक्सीजन ने बनाया एक बंध हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बंध बनाया क्लोरीन के साथ, अब इस संरचना में आपको क्या देखने मिलेगा, देखो जितने भी आपके ऑक्सोअम्ल होते हैं ना, उसमें आपको डबल बॉन्ड O देखने मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O देखने मिलेगा। तो यहां पर हमें क्लोरीन के साथ क्या बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा। क्या था, हाइपोहेलस अम्ल था, उस हाइपोहेलस अम्ल में भी आपका डबल बॉन्ड O नहीं था। लेकिन अधिकतर जितने भी ऑक्सोअम्ल होते हैं उसमें डबल बॉन्ड O उपस्थित रहता है, हैलस अम्ल में नहीं था। हाँ, तो इसके यदि संरचना की बात करें तो आपकी इस प्रकार की हो जाएगी। हाँ, अब देखना यहां पर हमें निकालना है क्लोरीन का संकरण। किसका संकरण निकालना है, क्लोरीन का संकरण निकालना है। अब संकरण कैसे निकाला जाता है, संकरण निकालने के लिए आपको गिनना रहता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध कितने बना रहा है। हाँ, लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। अब लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। सबसे पहले हमें इस क्लोरीन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, देखो यदि मैं बात करूं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो क्या होता है 3s2 3p5। हाँ, 3s की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। अब यहाँ पर बंध में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, आपका बंध में आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है जो कि आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन अब आपके कितने बच गए, और आपके 2 बंध बच गए, और आपके 2 बंध बच गए। और यहाँ पर हमारे पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, आपके 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। पहला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा और तीसरा जो कि बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तेजन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, उत्तेजन करवाना पड़ेगा। तो जैसे हम क्या करा देते हैं, उत्तेजन करा देते हैं। ये हो गया आपका D, हो गया आपका 3D।
तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम उत्तेजन कराते तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। आ गया। अब बताओ इसके पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब कितने बंध बना सकता है, 3 बंध बना सकता है। तो पहला बंध बनाया इसकी सहायता से, दूसरा बंध बनाया इसकी सहायता से, तीसरा बंध बनाया इसकी सहायता से। अब बताओ कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, केवल 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गए। तो यहाँ पर हमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस प्रकार से दिखा देना है। हाँ, तो देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 2 है, प्लस सिग्मा बंध गिनो, ये हो जाएगा पहला सिग्मा, ये हो जाएगा दूसरा सिग्मा, क्योंकि ये बंध क्या है आपका पाई है। 2 बंधों में पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो पहला सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो 2 पर 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो समीकरण क्या आ जाएगा आपका, sp3 आ जाएगा। तो इसमें जो आपका हैलोजन अम्ल होता है उसका समीकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो संरचना क्या होनी चाहिए, मतलब कि जो ज्यामिति होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए चतुष्फल की, लेकिन यहाँ पर भी क्या होती है आपकी कोणीय ही होती है। और कोणीय होने का कारण क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का होना। हाँ, यहाँ भी जो ज्यामिति होती है आपकी कोणीय होती है, और उसका कारण क्या है, ये वाला जो आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके कारण ये सब हो रहा है। तीसरा अम्ल है आपका हैलिक अम्ल। देखो जो आपका हैलिक अम्ल होता है ना, उसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HXO3। क्या होता है, HXO3 होता है आपका। अब सबसे पहले इसका हम क्या देखने वाले हैं, निर्माण देखने वाले, कि आप इस प्रकार के ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हो, है ना। उसके लिए आपको यही करना है, X2O5। जब हम हाइपोहेलस पढ़ रहे थे तो X2O था, जब हम पढ़ रहे थे आपका हेलस अम्ल पढ़ रहे थे तो क्या था, X2O3 था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो क्या है, X2O5 है। हाँ, बस हमें ऑक्सीजन की संख्या विषम में बढ़ाती जानी है। हाइपोहेलस में 1 थी, आपके हेलस अम्ल में 3 थी, और हैलिक अम्ल में क्या हो गई, 5 हो गई। इसके अभिक्रिया कराना है आपको जल के साथ, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, HXO3। क्या प्राप्त हो जाएगा, HXO3 प्राप्त हो जाएगा। हाँ, फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है। यदि मैं बात करूँ क्लोरीन, तो X के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, Cl आ जाएगा। Cl2O5 की अभिक्रिया जब आप H2O से कराते हो तो आपको X के स्थान पे Cl O3 मिल जाता है। यदि मैं बात करूँ ब्रोमीन के लिए, तो X के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, Br आ जाएगा, तो Br2O5 प्लस H2O क्या मिल जाएगा आपको, हाँ, HBrO3। यदि मैं बात करूँ आयोडीन की, तो X के स्थान पे I ले लो, तो I2O5 प्लस H2 क्या मिल जाएगा आपका, HiO3। इस प्रकार से आप बना सकते हो। बस आपको किस सूत्र का पालन करना है, इस सूत्र का X2O5 प्लस H2 बराबर HXO3। X के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख देना, आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये जो आपके हैलिक अम्ल होते हैं उनमें जो आपके हैलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। हाँ, देखो हैलिक अम्ल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, HXO3 होता है। क्या होता है, HXO3 होता है। तो हमें निकालनी है हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो X की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है। कितने हैं आपके, 3 है, तो -10 × 3 हो जाएगी। प्लस एक हाइड्रोजन कितनी होती है आपका, +1 होती है। किसी के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब कर लो, +1 प्लस X प्लस -2 × 3 -6 बराबर 0। X +1 -6 -5 = 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा आपका, +5 आ जाएगा। तो हैलिक अम्ल में जो आपके हैलोजन रहते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकलती है, +5। फिर से हम देखते हैं आपकी अम्लीयता। इसकी अम्लीयता कैसी, तो याद रखना ये किसकी अपेक्षा प्रबल अम्ल है। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, हैलस अम्ल पढ़े थे। उसके पहले क्या पढ़े थे, हाइपोहेलस। देखो हाइपोहेलस सबसे दुर्बल है, उससे प्रबल क्या है आपका, हैलस है। और हैलस से भी प्रबल अम्ल कौन सा है आपका, हैलिक अम्ल है। तो हैलिक अम्ल हैलस अम्ल से भी प्रबल अम्ल है। अब देखो चौथा देख लेते हैं इसकी संरचना। संरचना कैसी होती है, देखो फॉर्मूला क्या है आपका इसका, HXO3 है। हाँ, तो इसका जो संरचना सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यह हो गया आपका X, और हमें जोड़ना है यहाँ पर कितने ऑक्सीजन जोड़ना है, 3 ऑक्सीजन जोड़ना है। तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बंद बनाता है, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। हाँ, अब हाइड्रोजन का क्या,
हाइड्रोजन का क्या, तो क्या करते हैं हम एक बंद यहाँ से हटा देते हैं और एक बंद यहाँ पर हम हाइड्रोजन के साथ लगा देते हैं, तो HXO3। हमेशा याद रखना ये क्या आपका अम्ल है तो आपको H+ प्रदान करना होगा। H+ प्रदान करने के लिए आपको हाइड्रोजन को सदैव ऑक्सीजन के साथ लगाना रहता है, इसलिए हम OH लिखते हैं। आपने जितने भी देखोगे H2SO4 जिसमें भी देखोगे उसमें आपको OH जरूर मिला होगा, क्योंकि अम्ल की खासियत होती है H+ दान करता है। H+ दान करने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ता है। हाँ, अब देखना ये जो आपका X है, ये तो होगा इसकी संरचना ऐसी हो गई। अब यदि मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखना। ये आपका एक प्रकार से पिरामिड बन रहा है। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है, तो देखो ये वही बन रहा है आपका पिरामिड के समान। हाँ, तो जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है आपकी, पिरामिडीय होती है, मतलब पिरामिड के समान इसकी संरचना होती है। हाँ, तो ये संरचना कैसी हो गई, पिरामिडीय। अब हमें निकालना है जो हैलोजन परमाणु है उसमें संकरण क्या है, तो संकरण कैसे निकालते हैं, लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस सिग्मा बंध। हाँ, देखो सिग्मा बंध तो हम साफ साफ गिन सकते हैं। यहाँ पर ये पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा तो पाई बनेगा इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें। हाँ, तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा। हाँ, तो बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा बन बना रहे हैं आपका X, 3। हमें देखना है हैलोजन कितने सिग्मा बन बना रहा है, तो हैलोजन पहला सिग्मा दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बना रहा है, हैलोजन के साथ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। हाँ, अब देखना है यहाँ पर जो हैलोजन है वो कितने बंध बना रहा है, ध्यान से देखो। पहला बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध, चौथा बंध, पांचवा बंध, 5 बंध बना रहा है। 5 बंध बना रहा है मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की तो क्या होता है 3s2 3p5 बना दो। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 5, 1 2 3 4 5। अभी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 बनाना, कितने 5 बंध बनाना है। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तेजन कराना पड़ेगा। उत्तेजन करना पड़ेगा, तो हमने उत्तेजन कराए मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब कितने हो गए, 3 ही हुए हैं। हमें 5 चाहिए, तो हमने और एक बार ऊर्जा दी तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 5 बंध का निर्माण हो गया। अब बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन बंध बना भाग नहीं ले रहा, 3s का। और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी संरचना आपके HXO3 की। हाँ, अब यदि क्लोरीन के लिए पूछ लिया जाएगा तो इस X के स्थान पे क्लोरीन लिख देना, यदि ब्रोमीन के लिए तो Br, आयोडीन के लिए तो I हो जाएगा। तो लोन पेयर अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 + 3 कितना होता है आपका 4। 4 को बांटो तो किस में बढ़ जाएगा, sp3 में। देखो यहाँ पर संकरण क्या आ रहा है आपका, sp3 आ रहा है, sp3 संकरण आ रहा है। होना क्या चाहिए, चतुष्फलकीय होना चाहिए, संरचना चतुष्फलकीय होना चाहिए, लेकिन क्या हो रही है आपकी पिरामिडीय। कारण क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का होना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि यदि संकरण आपका sp3 पाया जा रहा है फिर आपकी संरचना पिरामिडीय की है, ज्यामिति पिरामिडीय की है, तो वहां पर आपको कारण लिखना रहता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसकी संरचना चतुष्फलकीय न होने के कारण न होते हुए पिरामिडीय है। देखो जो आपका 4th है वो आपका परहैलिक अम्ल है। इसका सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, निर्माण देख लेते हैं। परहैलिक अम्ल क्या होता है आपका, HXO4, ये होता है आपका परहैलिक अम्ल। अब हमें इस HXO4 का निर्माण करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको X2 लेना है और O7 लेना है, X2O7 लेना है, उसकी अभिक्रिया करानी है जल के साथ, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, HXO4 प्राप्त हो जाएगा। हाइपोहेलस में O1 था, हेलस में O3 हो गया, और हेलिक में O5 हो गया, और परहेलिक में O7 हो गया, बाकी X2 तो सभी में था। हाँ, अब यदि मैं इसके लिए लिखूँ, क्लोरीन के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, Cl2O7 की अभिक्रिया करा दो जल से, क्या मिल जाएगा आपको, HClO4 मिल जाएगा, बस X के स्थान पे Cl। अब यदि मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो X के स्थान पे ब्रोमीन रख दो, तो Br2O7 प्लस H2O क्या बन जाएगा आपका, HBrO4। अब Br के स्थान पे आयोडीन ले लो, तो X के स्थान पे क्या लिख दो, आयोडीन लिख दो, तो I2O7 प्लस H2O क्या देंगे हमें, HiO4 देंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हो।
अब निर्माण के बाद क्या देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब जितने भी आपके पर हेलिक अम्ल होते हैं उनमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो फॉर्मूला क्या है इनका HXO4, ये फॉर्मूला है। हमें X की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी क्योंकि आपका हैलोजन है, तो X की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेते हैं X, एक ऑक्सीजन की कितनी रहती है -2, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी होगी -2 इंटू 4। उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन की कितनी रहती है +1 रहती है। संपूर्ण के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब ये किसके बराबर कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। जोड़ लो अब x, ये हो जाएगा +1 प्लस -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 0। अब -8 + 1 क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा बराबर 0। अब -7 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा x बराबर +7। मतलब जो आपके परहेलिक अम्ल होते हैं उनमें हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहती है वो कितनी रहती है आपका +7 होती है। देखो अब हम बात कर लेते हैं इसकी अम्लीयता के बारे में। हाँ, तो याद रखना परहेलिक अम्ल जितने भी आपने अम्ल पढ़े हो अभी तक, हैलोजन के जितने भी ऑक्सो अम्ल पढ़े हो उनमें सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल क्या है आपका परहेलिक अम्ल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना किस प्रकार से होगी आपकी, देखो इसका सामान्य फॉर्मूला क्या है आपका HXO4। तो देखो X को क्या रख दो बीच में रख दो, आपको कितने ऑक्सीजन है 4, तो पहला ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दो, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। हाँ देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है बना लिया, डबल बॉन्ड बनाता है बना लिया, डबल बॉन्ड बनाता है बना लिया। अब आपका और एक ऑक्सीजन बच गया है और आपका एक हाइड्रोजन भी बच गया है, तो हम क्या कर देते हैं उसे इस प्रकार से आपका जोड़ देते हैं। ये किसकी संरचना हो गई आपकी HXO4 की संरचना हो गई। तो ये क्या हो गई आपकी संरचना हो गई किसकी परहेलिक अम्ल की। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे आपकी संकरण। तो संकरण के लिए क्या देखते हैं लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध, ये दो चीज देखी जाती है संकरण के लिए, लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। अब देखना लोन पेयर की संख्या क्या है यहाँ पर उसे रखो अभी। सबसे पहले देखो सिग्मा बंध क्या है, दो बंधों में पहला क्या बनता है सिग्मा, दूसरा बनता है पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, और यहाँ पर क्या बनेगा सिग्मा बनेगा। तो बताओ इस एक्स ने कितने सिग्मा बंध बनाए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बनाए, तो यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब देखना है हमें लोन पेयर। हाँ देखो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर ये कितने बंध बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंध बना रहे हैं, तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1। यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ेगा उत्तेजन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर उत्तेजन करना पड़ेगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजन करवाया, उत्तेजन कराने का अर्थ होता है हम परमाणु को बाहर से ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण किया, यहाँ पर आ गया कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, हमें चाहिए 7, हमने और ऊर्जा दी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ कर यहाँ पर आ गया, तो कितने हो गए 5 नहीं 7 चाहिए हमें, तो हमने और एक बार ऊर्जा दी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गया। अब कितने हो गए 3 + 3 + 1 7 हो गए। 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7 बंध का निर्माण आसानी से कर सकता है। तो बताओ यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर नहीं रहेंगे। हाँ तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई 0 हो गई। तो 0 + 4 कितना होता है आपका 4 होता है, और 4 को बांट दो तो किस में बढ़ जाएगा sp3 में बढ़ जाएगा। तो संकरण क्या निकला इसका sp3। देखो संकरण क्या है इस HXO4 का sp3। तो ज्यामिति भी क्या होनी चाहिए चतुष्फलकीय होनी चाहिए। क्या यहाँ पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं है, और यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता तो आपका ज्यामिति वही की वही रहेगी, अर्थात यहाँ भी ज्यामिति क्या हो जाएगी चतुष्फलकीय हो जाएगी।